वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ हम विकास के रूल्स पढ़ चुके थे। ये विकास के रूल्स की हमारी सेकंड क्लास है। 8 रूल कल की वीडियो में हम कर चुके हैं। अब उससे आगे करेंगे। 15 से 16 नियम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आप ऑल टीचिंग एग्जाम में, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, रीट, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं। 8 रूल्स के बारे में हम बात कर चुके थे। सार्वभौमिकता का नियम है जो हर चीज़ पे लागू होता है, सिर से पैर की ओर, केंद्र से जो है बाहर की ओर, सिरों से ओर होता है। उनके बारे में डिटेल में हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यक्ति यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। हमें पता है कि सभी क्या है, दिखने में तो हमारा जो ढांचा है लगभग सभी का समान है। दो सभी की आंखें होती है, नाक होता है, कान होते हैं। दिखने में तो सभी क्या है, सभी का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है हूबहू सेम टू सेम दिखता है। लेकिन क्या है, उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है वो अलग होती है। हर कोई एक दूसरे से क्या है, विभिन्न प्रकार से दिखता है, यानी एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। अब मैं बात करूं व्यक्तिक विभिन्नता का जो अंतर है, वो कंसेप्ट किसने दिया था? वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और ये कहते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो यूनिवर्सल है, यानी सभी में पाए जाएंगे, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, दोनों में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दो प्रकार की बताई फ्रांसिस गाल्टन ने। एक बताई इंट्रापर्सनल और दूसरी बताई इंटरपर्सनल, अंतरव्यक्तिक, और एक होती है अंतराव्यक्तिक। चलो बात करते हैं हम अंतराव्यक्तिक और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस रहने वाला है। नंबर 1 क्या है? अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, एक मनुष्य क्या है, अपने ही गुणों से अलग अलग तरह से विभिन्न दिखाई देता है, यानी खुद के गुण से ही खुद डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, किसी बच्चे को ठीक है 5-6 सब्जेक्ट है, किसी को मैथ 100% आता है, बाकी सब्जेक्ट में वो वीक है। खुद से ही अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसका, किसी को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खुद का खुद के साथ जो कंपैरिजन होता है वो आता है इंट्रापर्सनल में, यानी इंटरपर्सनल में। दूसरी मैं बात करूं अंतरव्यक्तिक। अंतरव्यक्तिक वो होता है इंटरपर्सनल, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होना, जो डेफिनेटली शारीरिक आधार पर, आईक्यू के आधार पर, टोटली हर चीज के आधार पर विभिन्न होते हैं। ठीक है, इनको पहचान करना आसान होता है। और खुद का खुद से जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो आ जाता है अंतराव्यक्तिक में। और अंतरव्यक्तिक में वो आएगा कि एक मनुष्य क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देता है, वो अलग होगा। और इंट्रापर्सनल में क्या है, एक मनुष्य का अपने स्वयं के कार्यों में विभिन्नता होना। जैसे कोई काम को हम, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम हम फास्ट कर लेंगे, बाकी जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको स्लो करेंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब आ जाओ भाई परस्पर संबंध का सिद्धांत। नंबर 10 रूल है ये विकास का। यानी हमने जो 4 पक्ष पढ़े, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, चारों जो पक्ष है वो क्या है, चारों पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर दोनों के, अगर दो के पेयर बनाए तो दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध होगा। ठीक है, सामाजिक और संवेगात्मक में आपस में, सोशल और इमोशनल में क्या है, संवेगात्मक में घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा सामाजिक होगा, सोशल रूप से अच्छा बिहेव करेगा, तो उसके इमोशंस भी डेफिनेटली क्या है, अच्छे होंगे, उसके साथ साथ विकसित होंगे। उसी तरह अगर बच्चा शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा है तो उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, कोई भी बीमारी वगैरह नहीं है, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास का आपस में सर्वाधिक संबंध पाया जाता है। और सामाजिक और संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक संबंध पाया जाता है। दो के अगर पेयर बना दे तो ये नहीं है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर एक विकास हो रहा है तो दूसरा, ये नहीं कि पहले शारीरिक होगा, फिर मानसिक होगा, फिर सामाजिक होगा, फिर संवेगात्मक होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। चारों के चारों क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक विकास पहले हो गया दूसरा बाद में होगा। इंटरकनेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ चलते रहते हैं। नंबर 11 की बात करूं,
वर्तुलाकार यानी स्पाइरल। स्पाइरल होता है विकास। विकास की जो गति है, विकास की जो स्पीड है वो क्या है, लीनियर नहीं होती भाई, रेखीय नहीं होती। चारों पक्ष क्या है, एक साथ काम करते हैं और चारों एक साथ विकसित होते हैं। स्पीड अलग हो सकती है, ठीक है। शारीरिक विकास अगर अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चे के तीनों और जो एस्पेक्ट है वो अच्छे पाए जाएंगे, ये एक फैक्ट है। और उसी तरह क्या है, चारों पक्ष एक साथ कार्य करते हैं। बिल्कुल शारीरिक रूप से अगर कार्य कर रहे हैं तो हम दिमाग का, अब देखो शारीरिक रूप से मैं अपने हाथ हिला रही हूँ तो मेरा मेंटल भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। सोशली हर तरह के इमोशंस जो है चारों पक्ष एक साथ काम करते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। रेट अलग अलग हो सकती है, कोई 10%, कोई 20%, लेकिन एक पक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है तो बाकी संभावना रहती है कि तीनों पक्ष भी क्या है, अच्छी तरीके से काम करेंगे। वर्तुलाकार को हम कैसे शो करेंगे, वर्तुलाकार का मतलब है जैसे छल्ला होता है ना, छल्ला, इस तरह से क्या है हमारा जो विकास है इस तरह से होता है। वर्तुलाकार ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक रेखीय ऐसे लाइन में नहीं होगा, ठीक है, एक लाइन में नहीं होगा कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक ही होता चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। स्पाइरल होता है, ठीक है। चारों जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और साथ की साथ चलते हैं। जैसे एक छल्ला होता है, ठीक है, स्प्रिंग जैसा होता है, लीनियर कभी भी नहीं होती, ऐसे लाइन में कभी भी विकास नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, हर बार बनते हैं कि बताइए विकास क्या है, एक रेखीय है या वर्तुलाकार है? वर्तुलाकार है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, ठीक है। चारों एक साथ विकसित होते हैं। अब रूल नंबर 12 की बात करें हम, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है। अब हमने पढ़ी थी 4 अवस्थाएं पढ़ी है, उनको डिटेल में आगे जानेंगे। जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था को एजुकेशन के माध्यम में हम नहीं पढ़ते इतना, ज़्यादातर क्वेश्चन भी वहाँ से कम ही बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा विकास होता है गर्भावस्था के बालक का। अगर गर्भावस्था ऑप्शन में नहीं है तो शैशवावस्था टिक करके आएंगे। फिर क्या है, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है। प्रत्येक अवस्था में समाज की क्या है, अलग अलग प्रत्याशाएं निहित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल समझ लो ध्यान से, क्या होगा, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है। बाल्यावस्था का बच्चा है उससे हमारी अलग आशाएं होती है, किशोरावस्था के बच्चे से अलग आशाएं होती है, शैशवावस्था के बच्चे से हमारी अलग आशाएं होती है। जैसे समाज हर एक बालक से क्या है, आशा रखता है, होप रखता है। शैशवावस्था में क्या होप होती है बच्चे से कि क्या है, 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा क्या है, अगर बिस्तर गीला कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, उसका आईक्यू इतना काम नहीं करता, मेंटल लेवल काम नहीं कर रहा। एक ही एग्जांपल से तीनों को समझाऊंगी मैं। तो क्या है, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। लेकिन वही काम अगर बाल्यावस्था का बच्चे ने कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, 6 से 12 एज का बच्चा, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता कि बच्चे ने क्या है, बिस्तर को गीला कर दिया तो ये बड़ा बच्चा हो गया है, बाल्यावस्था में आ गया है। तो ऐसे काम बाल्यावस्था के बच्चे को शोभा नहीं देते, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके विकास में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो उसका मेंटली जो विकास है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण बच्चे को पता नहीं चला, उसके कारण वो चीज़ बच्चे के साथ हो गई। वैसे ही किशोरावस्था के बच्चों से भी क्या है, अलग तरह की आशाएं होती है। किशोरावस्था से हम उम्मीद करने लगते हैं बच्चा की है अच्छी नौकरी लग जाएगा, अपने मम्मी पापा की सेवाएं करेगा। अलग अलग तरह की समाज में क्या है, एक्सपेक्टेशन है, वो आज भी लागू होती है, सभी पर लागू होती है। खासकर अगर इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा समाज होगा वैसी ही आशाएं रखी जाएगी, ठीक है। जैसी आशाएं हम रखते हैं अपने बच्चों से, वैसे ही हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से आशाएं रखेंगे। जैसी कम्युनिटी होगी, जैसा समाज होगा, जैसा समुदाय होगा, वैसी ही आशाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। अलग अलग स्टेज में क्या है, एडोलेसेंस एज में अलग आशाएं रखेंगे बच्चे से, हम बाल्यावस्था से अलग आशाएं रखेंगे कि किशोर हो गया बालक,
अब क्या है, घर के काम में लड़की है तो मम्मी पापा का हाथ बटाएगी, और लड़का है तो क्या है, पापा के काम में हाथ बटाएगा, पैसे कमा के लेके आएगा। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब रूल नंबर 13 की बात करूं मैं, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयां भी आती है। अवस्था वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अवस्था को। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयां कैसे होती है, हम 3 स्टेजेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि एजुकेशन में इन्हीं 3 चीज़ों पर ज़्यादातर बात की जाती है। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था को खतरनाक अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ ना छोटा बच्चा होता है, उसके जीवन को बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब छोटे बच्चे को नहीं पता, कुछ भी उठा के क्या है मुंह में डाल लेगा, घास खा जाएगा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बच्चे को उसके जीवन को बचाने की अवस्था होती है। वो अलग तरह की कठिनाइयाँ है, हर मिनट में उसका बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे ने क्या कर लिया, कोई वायर है, वायर लटक रहा है, करंट को तो नहीं पकड़ लिया। तो क्या है, सबसे पहले शैशवावस्था की जो कठिनाई है, तो वहाँ क्या है, खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका मानसिक लेवल अभी काम नहीं कर रहा, जीवन को बचाने की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में क्या है, इसे शैशवावस्था को समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, कि बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। कदम कदम पर उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है। बाल्यावस्था में क्या है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं बच्चे में, तो उन नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव थॉट में कैसे बदले, उस चीज़ पर ध्यान फोकस होता है। बाल्यावस्था में क्या है, नेगेटिव थॉट आएंगे। क्यों, क्योंकि जब डेवलपमेंट रेट बच्चे की वहाँ थोड़ी स्लो है, जिसके कारण बच्चे का दिमाग अच्छा खासा काम नहीं कर पाता। सीधी सी बात है, दिमाग काम नहीं करेगा तो नेगेटिव थॉट ही आएंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या है, नेगेटिव थॉट आएंगे, और नेगेटिव थॉट आना भी बच्चे के लिए समस्या है। बच्चे के साथ साथ प्लस उसके घर वाले, पेरेंट्स है, जो टीचर है, सभी के लिए समस्या क्रिएट हो जाती है। अगर बच्चा टोटली नेगेटिव हो जाता है तो उसको उस चीज़ से बाहर निकालना, ये भी एक तरह की कठिनाई है। अब क्या है, किशोरावस्था में क्या समस्या आएगी भी, किशोरावस्था में बच्चा स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रगल करेगा। ये स्टेनली हॉल ने बताया ही है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और संघर्षों का काल है। तो इसमें तनाव में रहेगा बच्चा, संघर्ष करेगा, और जब वो किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से उत्तर किशोरावस्था में, पोस्ट एडोलोसेंस में प्रवेश करेगा, तो यहाँ बच्चे को कैरियर की चिंता हो जाएगी कि नौकरी लगना है, ये करना है, वो करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो वो एक तरह की कठिनाई हो जाएगी। और प्रौढ़ावस्था की भी सुन लो, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है भी, जीवन कैसे चलाया जाए, जीवन चलाने की कठिनाइयाँ भी उसको सामने देखने को आएगी। जीवन चलाने की कठिनाइयाँ कि जीवन को कैसे चलाया जाए, अभी तक तो मैं जी नहीं रहा था, जीवन को ढो रहा था, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो वाली कंडीशन आती है प्रौढ़ावस्था में। क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक आते आते जो परिवार है वो बड़ा हो जाता है, बच्चे अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं और जीवन अलग डायरेक्शन में। ठीक है, स्वर्ग जाने की जो दिन है वो नज़दीक आ रही होती है, तो उस टाइम में क्या है, जीवन चलाने की कठिनाइयाँ रोजगार से संबंधित हो सकती है, बच्चों के फ्यूचर को लेकर हो सकती है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जो अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह की होती है। यहाँ भगवान का भी ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक क्या है, वो जिंदगी जी रहा था, ढो रहा था। शुरुआत में जब बच्चा था वो बड़ा बनने की उत्सुकता थी कि जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जब बड़ा हो गया तो अलग तरह की समस्याएं आ गई कि अब कैसे करें, इन समस्याओं से कैसे सुलझें। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज में शैशवावस्था की अलग समस्याएं रहेगी, जीवन को बचाया कैसे जाए, उसमें बच्चे को नेगेटिव थॉट से बाहर कैसे निकाला जाए। बाल्यावस्था में अलग तरह की रहेगी। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं कैरियर को लेकर, अगर जॉब नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा पेनफुल स्ट्रेस में चले जाते हैं। हालांकि भारतीयों की ये असली निशानी नहीं है कि हम स्ट्रेस में चले जाएं, अगर एक चीज़ हमें हासिल नहीं होती तो हम स्ट्रेस में चले जाएं, ये गलत बात होती है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके स्ट्रेस से तुरंत बाहर आ जाओ, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक नौकरी ही बेस नहीं है। जिन नौकरी है वो
कोई क्या है, ज़िंदगी जीने का आधार हो सकती है, बेस हो सकती है, लेकिन वो लाइफ से बड़ी नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। सर्वाइवल के लिए तो क्या है, हमें क्या चाहिए, सर्वाइवल तो ह्यूमन बीइंग के अलावा बाकी एनिमल्स भी कर लेते हैं। क्या उनके पास घर, पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं जाते स्ट्रेस में, खुल के मज़े से एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ज़िंदगी जीनी है, ढोनी नहीं है। नौकरी ही जीवन नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है सरकारी नौकरी या जो हम कर रहे हैं, कि हम सेफ कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बस इसलिए हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेहनत करेंगे, हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन के लिए ज़रूरी भी है, ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी होती है, कैरियर भी ज़रूरी होती है, एक समय कैरियर भी ज़रूरी होता है, एक समय रहते हुए बना लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जैसे जैसे स्ट्रेस में जाता जाएगा एडोलेसेंस एज का बच्चा। ठीक है, तो अब आ जाओ भाई, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयां की बात कर चुके हैं हम। अब आ जाओ, जो डेवलपमेंट है वो परिपक्वता व अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है, यानी इसमें विकास में दोनों चीज़ें क्या इंक्लूड कर दी, मैच्योरिटी प्लस लर्निंग। मैच्योरिटी कब आएगी, जब बच्चा 18-19 साल का हो जाएगा, सारा ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है बच्चे का हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से विशालकाय बॉडी बन चुकी होगी, मेंटली रूप से पूरी तरह तैयार है बच्चा, मैच्योरिटी आ चुकी है, हाथ पैरों का दौड़ना, भागना, हर तरह की एक्टिविटी कर सकता है बच्चा, साइकिल चला सकता है, हर तरह की एक्टिविटी, एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। अब बच्चे में इतनी जो मांसपेशियां हैं वो सारी चीज़ें क्या है बच्चे की काम करने लगी। अब मैच्योरिटी तो जुड़ेगी भाई फिजिकल एस्पेक्ट से, मैंने पहले भी बताया था, और लर्निंग है, लर्निंग हमेशा हमारी गर्भ से मृत्यु पर्यंत चलेगी, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो गैसल ने भी इस बारे में बात की थी 1925 में, इन्होंने मैच्योरिटी का सिद्धांत दिया था कि एक समय आएगा, उस समय के बाद बच्चा क्या है, बच्चे की मैच्योरिटी रुक जाएगी, लगभग 18 साल तक मान के चलो, ये एक एवरेज टाइम पीरियड है। वातावरण का प्रतिफल है, परिणाम स्वरूप होता है, यानी लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेवलपमेंट निकल कर आता है। तो गैसल ने मैच्योरिटी का सिद्धांत दिया 1925 में, इन्होंने एक बुक भी लिखी इन्फेंसी, वो उसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। विकास जो है मैच्योरिटी व अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब आ जाओ, विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है, कि जो विकास है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसा बच्चे का एनवायरनमेंट है, और प्लस में कैसी हेरिडिटी है, और इस चीज़ को हम नेचर और नर्चर का विवाद भी बोलते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक मत नहीं है, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी है, बच्चे का IQ 140 है, 120 है, बच्चा वेरी सुपीरियर है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला बच्चे को। ठीक है, जिस तरह एक पेड़ को क्या है, सूरज की रोशनी नहीं मिली, लेकिन बीज बड़ा अच्छा था, अच्छी मिट्टी नहीं मिली, खाद स्प्रे वगैरह टाइम पे नहीं दिया गया, तो उसी तरह बच्चे की हेरिडिटी में हर बच्चा गॉड गिफ्टेड पैदा होता है, ये एक फैक्ट है, लेकिन उसे अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, पढ़ाया लिखाया ना जाए, बच्चे को आगे बढ़ने के अवसर ना दिए जाए, तो क्या बच्चा अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट है इक्वल है हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मल्टीप्लाई में रहेगी, ये हमेशा चीज़ें, हेरिडिटी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि 100% आए, लगभग कुछ तो हिस्सा तो है वो मम्मी पापा का आएगा ही आएगा। और एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ेगा, बच्चा कैसे समाज में रह रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, भौतिक एनवायरनमेंट कैसा है, मम्मी पापा का बिहेवियर कैसा है, तो हर चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ शून्य नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ का मतलब है ना तो हेरिडिटी शून्य होगी ना एनवायरनमेंट शून्य होगा, दोनों क्या है, दोनों चीज़ें होनी जरूरी है, तभी क्या है निकल कर आएगा, डेवलपमेंट आएगा। अब रोस महोदय क्या बोलते हैं, रोस महोदय बोलते हैं कि 50% तो है एनवायरनमेंट का योगदान है, 50% हेरिडिटी का योगदान है, किस चीज़ में भाई,
किस चीज़ में, बच्चे के विकास में, ठीक है। 50-50 माना है रोस ने। और वॉटसन के बारे में हमने बताया था, वॉटसन क्या है, पर्यावरणवादी विचारक रहे और उन्होंने नेग्लेक्ट कर दी हेरिडिटी की, नहीं मेरे को 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको जैसे माहौल दूंगा वैसे ही बच्चे बन जाएंगे, मेरी मर्जी है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, लुटेरे कुछ भी बना दूंगा, ऐसा एनवायरनमेंट दे दूंगा बच्चों को, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट से प्रभावित थे, तो पर्यावरणवादी वॉटसन हेरिडिटी पर इतना काम नहीं करते, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, वुडवर्थ क्या मानते हैं अभी, आपसी संबंध जो है वो गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या है, एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, हेरिडिटी एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालेगी, जो वातावरण है, वातावरण हेरिडिटी पर प्रभाव डालेगा, ये कहना है वुडवर्थ का, ठीक है। वॉटसन के बारे में बात हो गई, वॉटसन पर्यावरणवादी थे, रोस ने 50-50% बताई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को। आईक्यू व परिपक्वता है, अब बात कर लो भी आईक्यू सबसे ज़्यादा जो आईक्यू का विकास होता है वो क्या है, शैशवावस्था में हो चुका होता है, कुछ जो परसेंटेज बच जाती है वो आगे चलकर बाल्यावस्था में स्पीड स्लो होती है और किशोरावस्था में ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका होता है, जितना होना होता है ग्रोथ के परिप्रेक्ष्य में, पर्पज में, ठीक है। तो आईक्यू व परिपक्वता है 18 वर्ष तक चलती है, उसके बाद क्या है, मैच्योरिटी नहीं आती, जितनी उंगलियां बढ़नी होती है बढ़ जाएगी, उसके बाद आप चाहे कितनी खींचते रहो और कितना ही लटकते रहो, ताड़ासन कर लो, एक टाइम के बाद बॉडी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब इसके बारे में बात कर ली हमने, परिपक्वता व अधिगम का नियम किसने दिया था। परिपक्वता और लर्निंग क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अब जब तक हमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, छोटे बच्चे को पेन का खुद का, जब वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, लेकिन एकदम से क्या खड़ा होके बच्चा भाग पाता है, नहीं भाग पाता, क्यों, क्योंकि एक समय होता है बच्चे में मैच्योरिटी आने का, अभी बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आई है, बच्चा खुद बैलेंस नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे बच्चा खड़ा होगा, फिर 1 कदम 2 कदम चलेगा, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा, उसकी मसल्स काम करेगी, पहले बड़ी मसल्स काम करेगी, मोटर स्किल काम करेगी बच्चे की, और उसके बाद क्या है, सूक्ष्म स्किल काम करेगी बच्चे की। इस तरह से क्या है, अब 2 साल के बच्चे को क्या हम ट्राई साइकिल सिखा सकते हैं, एरोप्लेन उड़ाना सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते, कारण क्योंकि बच्चे में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। मैच्योरिटी मल्टीप्लाई लर्निंग होगा, ठीक है, ये गैसल ने कहा है। दोनों, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक हम बच्चे को लर्निंग नहीं करवा सकते, ये एक फैक्ट है। और ट्राई साइकिल सिखाना 2 साल के बच्चे को एक सपना सा लगता है, नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चा खुद ही ठीक ठाक से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो क्या साइकिल वो चला लेगा, कॉमन सेंस है। तो यही बात है, मैच्योरिटी और लर्निंग एक दूसरे के क्या है, प्रतिफल होते हैं, जैसा गैसल ने बताया है। अब इसके बाद गैसल के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। गैसल ने मैच्योरिटी पर सबसे ज़्यादा काम किया, वॉटसन ने पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा काम किया। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत देने वाले फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने 2 तरह की व्यक्तिगत विभिन्नता बताई, इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल। ध्यान रखेंगे कौन सी, घुमा के पूछेगा आपसे, और चारों के चारों पक्ष है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। विकास लीनियर की बजाय वो होता है, वर्तुलाकार होता है। सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती हैं। डिटेल में मैंने विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। कल मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ हर रोज़ 8 बजे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और जो नोट्स बना रहे हो साथ के साथ उन्हें रिवीजन जरूर कर लिया करो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं। विकास को प्रभावित होने वाले कारक पढ़ेंगे इसके बाद कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी ही करेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी हर जगह आएगी विकास में, क्योंकि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बच्चे के विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस का।